अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आखिर कब तक के साथ मैं हूँ काशिफ बशीर खान। वीवर्स, आज की जो हेडलाइन, तो जैसे कि आप सबको पता है, पूरी वर्ल्ड की मीडिया पे एक ही टॉपिक था कि डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिकन सदर जो है मुंतखब हो गए और उनकी फतह जो है लास्ट टाइम जो उन्होंने हिलरी क्लिंटन से फतह हासिल की थी, इससे बहुत बेहतर थी। जीत का मार्जिन बहुत ज़्यादा है, जिसके करीब करीब भी नहीं पहुंच सकी हैं जो उनकी ओपोनेंट थी। इसके बाद कुछ सवालात हैं जो इस वक्त हम कर रहे हैं, पूरी दुनिया भी कर रही है, क्योंकि ट्रंप ने अपनी जो कैंपेन थी, डोनाल्ड ट्रंप में उसने कहा था कि मैं जंगें ख़त्म करने के लिए आ रहा हूँ, जंगें लड़ने के लिए सदर नहीं बन रहा। तो एक सवाल जो है कि क्या ट्रंप के सदर बनने के बाद गज़ा में जो और मशरिक़ वस्ती में जिस किस्म की बर्बरियत जो हुई है, और उसमें स्पीयर हेडेड बाय अमेरिकन प्रेसिडेंट जो अभी हैं प्रेसिडेंट, अमेरिका ज़ाहिर है कि सपोर्ट थी इसराइल को पूरी, तो क्या वो जंग बंद हो जाएगी, बर्बरियत बंद होगी? और यूक्रेन में जो जंग हो रही है, तो ये भी उनका इंतखाबी नारा था। प्यूटन को जो है वो बुरा नहीं समझते हैं, हालांकि हम देखते हैं कि पिछले 100 साल की तारीख में अमेरिका और जो है रशिया, जो पहले कभी यूएसएसआर होता था, इनकी कॉन्फ्लिक्ट तो चलती रही। कोल्ड वार का ईरा भी हमने देखा सारा, और अब भी देखा कि जिस तरह गली के एक नुक्कड़ पर एक बदमाश होता है, दूसरी पे दूसरा होता है, इसी तरह रोल जो है अमेरिका और रूस का रहा है। तो लेकिन ट्रंप जो है वो प्यूटन से भी दोस्ती की बात करते आए हैं, अपनी कैंपेन में भी करते आए हैं। तो लेट्स सी कि यूक्रेन में भी कोई बेहतरी होती है कि नहीं होती है, क्योंकि उस जंग को भी 2 साल से ज़्यादा, 2.5-3 साल होने को आए हैं, और वहाँ पे भी बहुत तबाही हुई है उस रीजन में, और उसमें डेफिनेटली अमेरिका इन्वॉल्व है। अमेरिका की सपोर्ट है यूक्रेन को, और अमेरिका की वजह से ही इंटरफेरेंस करनी पड़ी रूस को। खैर, ये एक और टॉपिक है, आज हम उसको डिस्कस नहीं करते हैं। मरीम नवाज़ और एहसन इकबाल ने ट्रंप के ख़िलाफ़ माजी में जो की गई ट्वीट्स थी वो आज डिलीट कर दी, लेकिन बड़ा वाइब्रेंट मीडिया है, सोशल मीडिया भी बड़ा वाइब्रेंट है, बहुत तेज़ हो चुका है। तो उनकी जो डिलीट की हुई ट्वीट्स थी वो आज पाकिस्तानी मीडिया पे गर्दिश करती रहीं। तो ये हाल है हमारे हुक्मरानों का कि जो माजी में इन्होंने ट्वीट्स भी की थी डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़, वो इन्होंने आज डिलीट कर दी हैं। लेकिन वो डिलीट नहीं होती हैं, तारीख़ में औराक जो हैं वो ज़ाहिर है कि वो सेफ रहते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि वाइब्रेंट मीडिया है, और उसमें से आप कुछ चीज़ें जो माजी की तरह छुपा नहीं सकते हैं। अब एक और सवाल पैदा हो गया इस वक्त कि मौजूदा हुकूमत में ऐसा कौन सा रहनुमा है या ऐसा कौन सा इस हुकूमत का फेस है जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत कर सकेगा किसी भी टॉपिक के ऊपर। क्योंकि मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सियासतदान है, वो कोई एक आम सियासतदान नहीं है, जो बाइडन की तरह नहीं है कि जिनका लड़का भी करप्ट था और उनकी करप्शन की दास्तानें पूरी दुनिया में थी। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है बड़े एग्रेसिव लीडर हैं, और मेरे ख्याल में एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पॉलिटिशियन अगर वर्ल्ड का उनको कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और ये भी हमें माजी, मतलब माजी करीब में जो कुछ हुआ कि तकरीबन 60 से ज़्यादा, 80 के करीब जो कांग्रेसमैन थे, उन्होंने पाकिस्तान के मौजूदा हुक्मरानों की रियासती जबर और इमरान खान की जो कैदो बंद है उसके ख़िलाफ़ एक करारदाद पेश की थी। और इतने ही कांग्रेसमैन जो हैं वो एक करारदाद और तैयार करके बैठे हैं। लेकिन ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि उस करारदाद में शामिल अरकान की अक्सरियत जो है उनका ताल्लुक रिपब्लिकन पार्टी से था। और फिर डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान की सियासत, बिलखसूस इमरान खान की कैद पर ट्रंप के असरात, क्योंकि अगर हम पीटीआई की बात सुने तो वो तो बड़ी देर कबल ये कहते हमें दिखाई दे रहे थे कि जैसे ही ट्रंप आएंगे तो इमरान खान जेल से बाहर होंगे। लेकिन इसके ऊपर जो रिएक्शन ख्वाजा आसिफ का आज आया वो बड़ा अलार्मिंग है। और इसके अलावा पीपल्स पार्टी की शेरी रहमान ने भी जो रिएक्शन दिया वो भी मेरे ख्याल में ओवर डूइंग है, और वो खौफजदा लगे ये लोग मुझे कि जी एक शख्स के लिए जो है वो जो कोई भी हुक्मरान है वो इतनी पेन नहीं लेता। लेकिन हमने माजी में देखा
कि 1977 में जब PNA की तहरीक चल रही थी तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी सऊदी अरब से एड मांगी थी और उनका एम्बेसडर को यहाँ पे एक बड़ा टास्क दिया गया था कि मेरी इनके साथ सुलह कराएं। रियाजुल ख़तीब नाम था उस एम्बेसडर का। उसके अलावा हमने 1988 में देखा कि जब बेनज़ीर भुट्टो ने इलेक्शन लड़ा तो उनको हुकूमत नहीं मिल रही थी, लेकिन अमेरिका की इंटरफेरेंस के बाद उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। गो के वो 18 महीने के लिए प्राइम मिनिस्टर बनी थी, लेकिन इंटरफेरेंस वाज देयर। उसके अलावा हमने देखा कि जब 1984 में उससे पहले बड़ा रजीम जो था बड़ा जाबराना था, जनरल ज़िया-उल हक का मार्शला था, लेकिन उनको बाहर जाने की इजाज़त जो है वो भी अमेरिकन इंटरफेरेंस पे मिली थी। ये किस्से बड़े लंबे हैं और ये हकीकतें हैं, इनको जुटला नहीं सकते हम। 2010 दिसंबर 2000 को जब मियाँ नवाज शरीफ को सऊदी अरब भेजा गया था, उस वक़्त भी जो है क्लिंटन की इंटरफेरेंस थी और उनके ऊपर केसेस और उनकी सज़ाएँ भी हुई थी, त्यारा हाईजैकिंग भी थी, लेकिन सब कुछ दरे का दरा रह गया था और वो बाहर चले गए थे। और उसके बाद एक और, अगर मैं ज़्यादा टाइम ना आपका लूँ, तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब 2007 में आई थी, जिसका मैं गवाह भी हूँ, उस वक़्त भी जो है अमेरिकन जो है नेगोशिएशंस थी, इंटरफेरेंस थी, उसके बाद ही मुशर्रफ ने उनको पाकिस्तान में आने दिया था। तो अब देखते हैं, लेट्स सी कि आगे कैसे चलता है, क्योंकि 2022 की जो रजीम चेंज था वो भी जो बाइडन और अमेरिकन गवर्नमेंट की उसमें इंटरफेरेंस तो ब्लैटेंट है थी। उसके अलावा एक बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है, पंजाब में स्मोक की सूरत हाल कंट्रोल से बाहर हो चुकी है और हम सिर्फ ये कहकर कि जी ये इंडिया की वजह से हो रही है अपना दामन छुड़ा रहे हैं। और मैं बड़ा अफसोस है कि आज स्कूल व कॉलेजेस को 10 दिन के लिए बंद कर दिया। गोया कि हमारे जो स्कूल कॉलेज के बच्चे बच्चियां हैं, हमें उनकी कोई फिक्र नहीं है। कोई ऐसा काम होता है हम स्कूल कॉलेज बंद करते हैं, उनकी जो पढ़ाई है उसको तबाह बर्बाद करते हैं और जो है फिर वो दिन गुजार लेते हैं। मेरे ख्याल में इसका जब तक मुस्तकिल बुनियादों पर कोई हल नहीं होगा तो हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी बेचारी ख्वार रहेगी। इसके अलावा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने हफ्ते के दिन सवाबी में जलसा और धरना देने का ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा ये धरना तब तक जारी रहेगा जब तक इमरान खान की रिहाई नहीं होगी और इमरान खान की रिहाई की करारदाद भी पेश करेंगे। इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में आखिर कब तक में इनाम शेख साहब है। शेख साहब वेलकम टू द शो। अहमद शहीन साहब वेलकम टू द शो। और पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग से हारिस डार साहब हैं। डार साहब वेलकम टू द शो। शेख साहब आपसे शुरू करते हैं। हाउ डू यू सी कि ये जो दूसरी बार फतह हासिल की और बड़ी आउटराइट विन है, मैं इसको आउटराइट ही कहूँगा क्योंकि उनकी जो ओपोनेंट है बहुत पीछे हैं हमसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले काशिफ साहब, आपके चेयरमैन साहब और CEO साहब को बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने आप जैसे फ़हम फरासत वाले समझदार और ऐसे लोग जो लफाफा कभी भी नहीं कहलाए उस किस्म के सहाफ़ियों के थ्रू प्रोग्राम करते हैं, जिससे आवाम को बड़ी बेहतर आगाही मिलती है। आप बाकी चैनल्स पे देखें तो उसमें वो एक किस्म का कंटेंट वो होता है जो फीड किया गया होता है। आप हमेशा वो प्रोग्राम करते हैं जिसके अंदर आप आवाम को बिल्कुल हकाइक बताते हैं और नब्ज़ पे रख के बताते हैं। जी थैंक यू वेरी मच। आपने अपने माशा इंट्रो में जितनी भी बातें की हैं, मैं ये समझता हूँ कि आप ये देखिए कि पाकिस्तान जिस तरह हम कहते हैं कि एक सॉवरन कंट्री है, अगर तो ये आज़ाद मुमलिकत है तो हमें फिर डोनाल्ड ट्रंप या फॉर दैट से किसी की भी मदद की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने मामलात खुद तय करने हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ठीक है, पिछली दफ़ा भी ये बने थे, 45वें सदर बने थे, इस दफ़ा ये 47वें सदर बने हैं, तो इसका मतलब है फॉर्म 45 और 47 दोनों इनके पास है। अब आप आ जाइए डोनाल्ड ट्रंप साहब की पॉलिटिकल के ऊपर। तो सर पॉलिटिकल उन्होंने अपने मुल्क के लिए बहुत बेहतरी की थी। उन्होंने कहा था कि अमेरिका के अंदर दोबारा से फैक्ट्रीज लगाई जाए, चाइना से फैक्ट्रीज खत्म की जाए और अपने लोगों के लिए उन्होंने बहुत काम किया था। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि जेरूसलम को इसराइल का कैपिटल भी उन्होंने ही बनाया था। अगर हम ये समझें कि डोनाल्ड ट्रंप उस ट्रैक से हट जाएंगे तो ऐसा नहीं होने वाला। अमेरिका के अंदर पॉलिसी प्रेजिस्ट करती है और पॉलिसी के मुताबिक ही सारे चलते हैं, हमारी तरह नहीं है। सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन इस मरतबा जो मुस्लिम वोटर था और मुस्लिम लॉबी थी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी और उसको इन्होंने कुछ यकीन दहानियाँ भी कराई हैं और उनकी मेरे ख्याल में जो मुस्लिम वोटर था
उसके बगैर ये हो सकता है कि कामयाबी मुमकिन ना होती। सर ये बड़ा वाजिया फर्क है। कैमला हारिस जो है आपको पता है वो इंडियन है, फर्क तो खैर बहुत वाजिया था। मुसलमानों का वोट आपको भी पता है 7% है, 7% उसके इतनी ज्यादा शायद इंपॉर्टेंस नहीं थी। लेकिन हो ये रहा है कि अब ये क्योंकि हमास को खत्म किया जा रहा है उधर से, और इनका तरीकाकार ये है कि ये पीएलओ को उधर लाना चाह रहे हैं, पीएलओ को हुकूमत देना चाह रहे हैं, और शायद 2 स्टेट के ऊपर भी चले जाएं। ये फलस्तीन को कहता पीएलओ के अंडर देके एक नई रियासत कायम कर देंगे। तो ये इनका पार्ट ऑफ एजेंडा होता है, और इनकी प्लानिंग हमसे 50 साल आगे होती है। ये लोग कभी भी नहीं करते कि अमेरिका के जितने इंटरेस्ट है उनको सेक्रीफाइस कर दें। हमारे यहाँ तो हुकूमत बदलती है, पॉलिसीज बदल जाती हैं। आपको याद होगा रजा बाकिर साहब आईएमएफ से तशरीफ लाए थे, आपको याद होगा हफीज शेख साहब आईएमएफ से तशरीफ लाए थे। करंट आपके जो अभी बैठे हुए हैं वो भी माशाल्लाह आईएमएफ से तशरीफ लाए हुए हैं। के भतीजे। तो सर अब आप ये देखिए कि हम लोग जब इस किस्म के जाल में जकड़े हुए हैं, और फिर उसके बाद हम बातें करते हैं कि हम एक आजाद रियासत है, एक आजाद मुमलिकत है, तो अफसोस होता है कि हमारे डिसीजन तो कम से कम इधर हो जाए। हम कम से कम सच्चाई के साथ तो चले। ये झूठे मुकदमात, इस किस्म की ट्रैप करना किसी को, ये कहां पे चलता है? पूरी दुनिया के अंदर ऑपोजिशन को साथ लेके चला जाता है। ऑपोजिशन वाइट पेपर देती है, बकायदा एक प्लान देती है, उसके मुताबिक चलती है, शैडो गवर्नमेंट बनती है। हमारे इधर जनाब ऑपोजिशन को पकड़ के सबसे पहले उन्होंने जेल में बंद कर दिया है, ताकि हमारे 5 साल सुकून से निकल जाए, हमें कोई ना पूछे, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। और ये लोग जो भी करके चले जाते हैं 5 साल 3 साल 4 साल बाद, ये आंसरेबल भी नहीं होते कि इस मुल्क के साथ क्या अच्छा किया। आप खुद बड़ा समझदार है, 85 से लेके आज 2024 तकरीबन 30 साल होने को आ गए। आप मुझे सर बता दीजिए, 40 साल, आप मुझे बता दीजिए पाकिस्तान ने तरक्की की है या पाकिस्तान जवाल की तरफ गया है? ये सवाल मैं आपके नाजरीन से भी करूंगा। जी हाँ, बिल्कुल ठीक आपने। शाहीन साहब कैसे देखते हैं? एक बात तो बड़ी कंफर्म है कि बड़ी अग्रेसिवली डोनाल्ड ट्रंप ने जो है अपनी कैंपेन चलाई, हाल दो कि उन पर हर किस्म के मुकदमात भी थे, उनको सजा भी हुई, और बड़े मैं कहता हूँ इखलाकी जो केसेस हैं वो भी उन पर किए गए। लेकिन ये जो अवाम ने तो उनको फिर मुंतखब कर दिया, और वो तो फिर समझ से हमारी तो बाहर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। खान साहब, पहली तो बात ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जीत चुके हैं, ये वो हकीकत है जिसको सारी दुनिया मान चुकी है, हमें भी मान लेना चाहिए। और जिस नारे पे, जिस बयानिए पे जीते हैं वो भी क्लियर कट बयानिया था। अभी जहां तक बात है कि उनके दिल के अंदर क्या है, उनकी प्लानिंग क्या है, पॉलिसी क्या है, हुक्म होता है जाहिर पर। तो जाहिरी तौर पर उन्होंने जंगों के ख़त्म करने की बात की है, नई जंगें नहीं छेड़ेंगे बात की है, उन्होंने अमेरिका को मजबूत करने की बात की है। तो जाहिर बात है जब अमेरिका के सदर की इलेक्शन लड़ेंगे तो अमेरिका को मजबूत करने की बात करेंगे। अमन की बात करें तो इस वक्त सबसे ज्यादा जो नजला गिराया जा रहा है, पूरी दुनिया एक बलाक की सूरत में, आलम कुफर एक बलाक की सूरत में मुसलमानों के खिलाफ इकट्ठा है। तो उसने क्लियर कट नाम लेके कहा है कि हम मशरिक़ वस्ता में भी और हर जगह रोल प्ले करेंगे, जो जारी जंगें हैं वो भी खत्म करेंगे और आइंदा के लिए होने भी नहीं देंगे। ट्रैक रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो अगर ट्रंप ना होता तो अफगानिस्तान से कभी भी अमेरिकी इनखला मुमकिन नहीं था, ये ऑन दी रिकॉर्ड बात है। अब आ जाते हैं बात इस तरफ कि उस पर उसको सजाएं भी दी गई, उसको उसके खिलाफ इखलाकी हवाले से भी, पॉलिटिकली हवाले से भी, मुआशी हवाले से भी, मुआशरती हवाले से भी तमाम मुकदमात बनाए गए, नाइल करने की भी कोशिश की गई। लेकिन जब अवाम ने उसको वोट दिया तो ओपन हार्टेडली उसको वेलकम किया गया, चूंकि वो सोसाइटी ये समझती है कि जिस हुक्मरान के साथ अवामी हमायत नहीं है, जिसके साथ कौम खड़ी नहीं है, वो कभी मुल्क को लेके आगे नहीं चल सकता। लेकिन शाहीन साहब एक मेरा इनटेक ले लीजिए, क्योंकि बजाय जो नज़र आ रहा है लास्ट जो इलेक्शन में उनकी हार भी हुई थी, डीप स्टेट की बात की गई थी, वहाँ की जो इस्टेब्लिशमेंट है ये उनके मंजूर नज़र नहीं है। मतलब जैसे जो बाइडन थे ये उनके मंजूर नज़र नहीं है। लेकिन तो फिर ये कैसी जमहूरियत है? अगर हम पाकिस्तान की जमहूरियत देखें तो कोई फॉर्म 47 नहीं है, कोई फॉर्म 45 नहीं है। मैं काशिफ खान साहब अवाम की विल को आपने डिफ्लेक्ट कर दिया। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि उस कौम की तरक्की की बुनियादी वजह ही ये है कि जो अवाम ने फैसला किया उसको मिनोअन तस्लीम किया गया। ये नहीं किया गया कि अवाम मुंतखब कर रही है ए को और लाया जा रहा है BCDEFGHIG के सारा इकट्ठा करके टोकरी में इकट्ठा किया जा रहा है, जो ना चेहरा मुल्क से बाहर दिखा सकते हैं ना अपने घर से बाहर दिखा सकते हैं, जिनके पास सवाए इसके के
तमाम मनफी हथकंडे इस्तेमाल किए जाएं, चाहे वो चादर चार दीवारी के तकद्दुस की शहीन साहब, आपका वजदान क्या कहता है? डालने की बात, आपका वजदान क्या कहता है कि क्या ट्रंप ने जो वादे किए हैं ये इतने आसान नहीं है? इसके पीछे यहूदी लॉबी है बहुत बड़ी, और आपको पता है कि ड्राइव जो है वेस्ट को, अमेरिका को यहूदी लॉबी करती है। इवन हमारा मीडिया जो है वो भी उसका बहुत बड़ा 90% पोर्शन जो है इट इज बीइंग ड्राइव बाय जूस। इसमें मैं लेकिन ये जंगें खत्म करा सकेंगे ये जी? मैं यस करता हूँ, हम यूक्रेन की जंग को साइड पे रख दें, लेकिन जो जुल्म सितम गजा में और मशरिक वस्ता में इसराइल कर रहा है, तो जो बाइडन तो खुल्लम खुला कहते थे कि हम सपोर्ट करते हैं उनके इस काज को। मैं वो यस कर रहा हूँ ना, उसी का नतीजा जो बाइडन और उसकी जो पार्टी ने भुगता है। यहाँ तक बात है कि मेरा वजदान, मैं अर्ज करता हूँ, वो अपनी पूरी एफर्ट करेगा, वो पूरी कोशिश करेगा, चूंकि उसने जो वादे वईद किए हैं वो पाकिस्तानी हुक्मरानों वाले वादे वईद नहीं है, वो अपनी एफर्ट करेगा। चांस भी तो लास्ट ही है ना जी उनके। मैं वो यस कर रहा हूँ, चांस भी लास्ट है और वो एफर्ट भी पूरी करेगा, मेरा ये वजदान कहता है। किस लिए करेगा? इसलिए नहीं कि वो मुसलमानों के साथ मुखलिस है, इसलिए कि अवाम अब अमन चाहती है, चाहे वो अमेरिका की अवाम है या दुनिया की अवाम है। और अमेरिकन अवाम, देखिए यहाँ तक यहूदी लॉबी की बात है, अगर यहूदी लॉबी इतनी ही मौसर होती तो जितनी उन्होंने मुखालफत की है, अरबपति ज्यादा यहूदी है ना, और मोर देन 70% अरबपति खरबपति जो थे वो कैमला हारिस के साथ थे, जो बाइडेन के साथ थे, डेमोक्रेट्स के साथ थे, इसके साथ नहीं थे। लेकिन ये फिर भी इलेक्शन जीत गया। इस बात की दलील है खान साहब कि अवाम अब अमन चाहती है। अगर उसे पता है कि मैंने अमन के लिए वादे किए, उस पर पूरा न उतरा, तो आइंदा के लिए मेरा मुस्तकबिल भी डार्क है। और फिर वही होगा जो एक नई ऑप्शन होगी, ना डेमोक्रेट्स होंगे ना रिपब्लिकन होंगे, ग्रीन पार्टी हो या ज़याद बकर कोई भी हो, ये नहीं होंगे। डॉक्टर साहब, आपका टेक इसके ऊपर, और ये सवाल भी उसके साथ ले लीजिए कि जो वादे किए गए, क्योंकि हमारे लिए ज़्यादा जो है वो बाइस तशवीश और ख़तरनाक बात यह है कि जो गज़ा में तबाही हुई है, मशरिक़ वस्ता में फैल चुकी है, दहशत गर्दी कह लीजिए, उसको बर्बरियत कह लीजिए, तो क्या ट्रंप इसमें कामयाब हो पाएंगे? आपको क्या लगता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जंगें लड़ना आसान काम नहीं होता जी। मुल्कों के बजट ख़त्म हो जाते हैं, फ़ौजों के बजट ख़त्म हो जाते हैं। इसमें यूक्रेन की जंग पहले शुरू हुई थी जी। इनको उम्मीद नहीं थी कि इतनी लंबी जंग चलेगी, जंग लंबी हो गई। गज़ा की जो जंग है ये चूँकि इसका आगाज़ हमास ने किया था और वो क्या स्ट्रेटेजी है ये एक अलग चैप्टर है। ये जंग भी किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतनी लंबी चलेगी। तो ट्रंप ने जो आज विक्ट्री स्पीच की है कि मैं जंग का खात्मा करूंगा और हम आइंदा कोई जंग नहीं करेंगे, यही इलेक्शन कैंपेन थी। बिल्कुल यही थी। अमेरिका की आवाम ने इस बात पे वोट दिया है कि आइंदा ना जंग करेंगे और जो जंगें हैं वो हम ख़त्म करेंगे, क्योंकि अवाम का मुफाद जो है वो उनकी मासिस की विल है, ये मासिस की विल है। ठीक है, पूरी कौम ने वोट इस बात पे दिया है कि जनाब हम मजीद जंग नहीं लड़ सकते, अमन चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं। उसमें जो यूक्रेन का तो इसमें इकोनॉमिक लॉस ज़्यादा है, और गज़ा के मसले पे देखें मीडिया का दौर है और सारी दुनिया देख रही है। तकरीबन 50,000 से ज़्यादा गज़ा के मुसलमान शहीद हुए हैं जी जी, और तकरीबन पूरा गज़ा मलबे का ढेर बन गया। तो सारी दुनिया तो देख रही है ना, और बड़े बड़े मुजाहरे अगर मुसलमान मुल्कों में हुए हैं तो यूरोप में भी हुए हैं, अमेरिका में भी हुए हैं कि जनाब उसमें ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चे हैं और सारे हस्पताल तबाह हो गए हैं। तो इस हवाले से इस जंग में अमेरिका की जो न्यूट्रल अवाम है वो फिर वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं थी और उन्होंने अपनी राय का इजहार किया है। जो बाइडेन तो खुल के कहते थे जी हम इसके काउस को जो है सपोर्ट करते हैं इसराइल के। जी जी, डेमोक्रेट ने यही काम किया ना। ट्रंप ने जब पिछली दफा अमेरिका में जनवरी में जो है ना हलफ होता है, अभी जनवरी में हलफ होगा, 20 जनवरी को जी, ठीक है 20 जनवरी को, तो 2017 20 जनवरी को जब हलफ हुआ था तो उसमें भी जो तकरीर की थी वो यही थी कि अब अमेरिका को हमने मजबूत करना है, अपनी इकॉनमी ठीक करनी है और हमने बाहर से निकल के अपने मुल्क को सीधा करना है। पहले भी ये तकरीर थी, जबकि बाइडेन ने आके कहा जी हम वी विल बिल्ड अमेरिका अगेन, यानी हम दोबारा ग्लोबल एजेंडे पे हम जनाब आएंगे। तो ये समझना चाहिए कि ये एक पॉलिसी शिफ्ट है और इस पॉलिसी शिफ्ट पे ही ट्रंप को वोट मिला है और इनको फौरी इक़दाम मतलब ये कुछ करना पड़ेगा जो वादे किए हैं।
हाँ, जो वादे किए हैं ये इनकी इस वक्त जरूरत है, इनकी मजबूरी है, इनको इस जंग से निकलना पड़ेगा। ये ज्यादा लंबा इस जंग में अब चल नहीं सकते, ठीक है। फौजों के मुल्कों के बजट लेकिन उसमें जाहिर है कि तरीके और इराक में अगर अपना नाम उनको जिंदा रखना है तो इस वक्त जो एंटी अमेरिका एलिमेंट है या सेंटीमेंट है ऑल ओवर द वर्ल्ड वो बड़ा सीवियर है, तो ये उनको करना ही पड़ेगा। अब ये देखें, इसराइल ने जो बर्बरियत का मुजाहरा किया है गजा के अंदर, तो सारी इसमें बाइडन की वजह से इन्होंने जी पावर्ड बाय अमेरिका है ना जी। इवन यूक्रेन की जंग जो है वो तो मैंने खुद भी वहां देखा हुआ कि वो जाहिर है सपोर्टेड बाय एंड पावर्ड बाय अमेरिका। शेख साहब, एक तो ये मुख्तसर जवाब दे दीजिए कि वो कामयाब हो सकेंगे। उसके अलावा हमने आज देखा कि मरीम नवाज और एहसन इकबाल ने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में गुज़श्ता 2-3 सालों में कुछ ट्वीट्स की थी, वो आज डिलीट कर दिए हैं। तो ये इतने खौफजदा हैं कि अगर ट्वीट्स भी इन्होंने माजी में किए हैं व्हेन ही वाज नॉट इन पावर, तो वो उसको डिलीट कर दिया इन्होंने। ये कैसे देखते हैं आप इसको? सर, सबसे पहले तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम जितनी उम्मीदें ट्रंप के साथ लगा के बैठे हैं शायद ये पूरी ना हो पाए। उसकी वजह यह है कि क्या अभी हमने जिक्र नहीं किया, क्या कश्मीर का मसला भी कभी हल होगा? क्या कश्मीरियों को भी कभी उसका जो उनका राइट है वो उनको मिल पाएगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि भारत के साथ उनके ऐसे मुआहदे हो चुके हैं और ऐसी चीजें हो चुकी हैं, मुझे नहीं लगता अब वो भारत को एज ए पार्टनर लेके चल रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कश्मीर के ऊपर कोई डेवलपमेंट होगी। फलस्तीन के ऊपर जिधर तक बात है उधर वो इसराइल का पूरा साथ देंगे, लेकिन उन्होंने एक तय किया पॉलिसी कि अब हम इसराइल के साथ साथ फलस्तीन की एक अलग रियासत बनाएंगे। उसको किसको कौन लीड करेगा वो एक अलग कहानी है, वो पूरी एक आपको पता है बैकग्राउंड डिप्लोमेसी चल रही है। और जहां तक बात है कि अमेरिका के अपने अंदर गुर्बत की, तो अमेरिका के अपने अंदर इतनी गुर्बत है कि लोग आपको पता है घरों से बाहर सड़कों पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा, फुटपाथ पे रह रहे हैं। तो अब इनका ये कहना कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये इनकी कोशिश है। और मुझे नहीं लगता कि ये जंगों से भी पीछे हटेंगे, क्योंकि अमेरिका की जो सबसे ज्यादा कमाई है वो तो है ही असले की। पूरी दुनिया को असला बेचता है और कमाई करता है। अगर आप कंज्यूमर प्रोडक्ट में आते हैं वो तो चाइना कर रहा है, हर तरह से लीड लेके चाइना गया हुआ है। कंज्यूमर प्रोडक्ट वो हर किस्म का बना रहा है, लेकिन वेपन के अंदर जब आप आते हैं तो अमेरिका का वेपन बिकेगा ही तब जब जंगे होंगी। तो उनकी पॉलिसी और अल्फाज दोनों में बड़ा फर्क होगा। और आप देखेंगे कि ऐसा नहीं होगा कि अमेरिका कोई अमन का ख्वाह हो जाएगा और मुसलमानों के साथ बड़ा अच्छा हो जाएगा और हर चीज बेहतर होना शुरू हो जाएगी। तो मुझे ये नहीं लगता। जहां तक मरियम नवाज साहिबा की बात है कि उन्होंने अपनी वो ट्वीट को डिलीट किया है, एक लीडर को ना जी जरा थोड़ा सा फोर साइटेडनेस होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि कल को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे क्या होने वाला है और उसके मुताबिक ही आपको अपने अल्फाज अदा करने चाहिए। जैसा कि आपने फरमाया कि अगर ट्वीट डिलीट भी कर दे, हिस्ट्री के औराक के अंदर वो महफूज रह जाती है। तो इन चीजों से इज्तनाब करना चाहिए, डायरेक्ट इस किस्म के क्लैशेस से इज्तनाब करना चाहिए। कल को अगर आपको वही अपने अल्फाज वापस लेने पड़ते हैं तो ये शर्मिंदगी की बायस है, ये कोई अच्छाई नहीं है। हम अमेरिका को ये देख रहे हैं कि अमेरिका चाइना के साथ अब डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में जाएगा, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं जितना भी इनका पास रेड सी के अंदर सारा मामला चल रहा है, साउथ सी में सारा मामला चल रहा है, इंडिया को वो इन्होंने इक्विपमेंट दे दिया है कि वो चाइना का मुकाबला करे। और क्वाड जो बना हुआ है उसमें आप 4 मुल्क गिन लें, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अमेरिका, चारों एक कोने हैं, कोई इकट्ठा नहीं है। और सारा कुछ क्यों बना है? अच्छा, सिर्फ चाइना को कटेल करने के लिए। अभी तो जैसे भी हाफिज साहब ने कहा, डार साहब ने, कि 20 जनवरी को, लेकिन एक और भी रिवायत है कि जो इलेक्ट होता है वहाँ पे सदर, तो उसका इमीडिएटली उसका इनटेक जो है वो शामिल हो जाता है, उसको सारी जो पॉलिसीज़ हैं उसमें शामिल कर लिया जाता है। लेकिन जो आज हमारे वजीर दिफा का रिएक्शन आया है ये वो बड़ा सरप्राइजिंग है। उनको तो ऐसे जैसे मतलब वो कि जी हम एक सॉवरन कंट्री हैं, हम उनकी बात माने या ना माने, और उसके अलावा वो एक शख्स के लिए जो है डोनाल्ड ट्रंप वो क्यों पेन लेंगे। तो ये आप क्या समझते हैं कि ये खौफ है या फिर क्या है, क्या शो करना चाह रहे हैं? सर, ये वो सॉवरन ख्वाजा आसिफ की बात कर रहा हूँ जी, ये वो सॉवरन कंट्री है जो हर वक्त तरले कर रही होती है IMF से कि हमें कर्ज देते हैं। ये वो सॉवरन कंट्री है जो वर्ल्ड बैंक से तरले कर रही होती है हमें लोन दे दें। ये वो सॉवरन कंट्री है EU से तरले कर रही होती है हमें पैसे दे दें। ये वो सॉवरन कंट्री है अमेरिका से तरले कर रही होती है खुदा के वास्ते हमें उससे बचाओ और उससे बचाओ, हमारा काम को थोड़ा सा करो। तो हमारी क्या औकात है कि हम मतलब दावे तो 100 कर सकते हैं और पब्लिक कंजम्पशन के लिए अभी मैं टीवी चैनल पे कह दूंगा हम अमेरिका को जनाब मार भी सकते हैं और ये भी कर सकते हैं।
हकाइक ये है कि इस टाइम पे अमेरिका की हम लोग जी हजूरी कर रहे हैं और हमारे हुक्मरान उनकी जी हजूरी कर रहे हैं। अवाम नहीं चाहते ये सब कुछ, लेकिन मजबूर है। अवाम की क्या जरूरत है कि आगे बोल जाए। हम सारे उसके अमेरिका के जी सदर आएगा तो ये हो जाएगा, अमेरिकन सदर आएगा ये हो जाएगा। इसको प्रेसिडेंट इलेक्ट कहा जाता है। प्रेसिडेंट इलेक्ट का मतलब ये है कि जैसे ही वो जीत का आते हैं उनको प्रॉपर ब्रीफिंग दी जाती है, विक्ट्री स्पीच दी जाती है। वो हमारे मुल्क की तरह थोड़ी है कि उनको जनाब एक कोने पे बिठा दिया और उसके बाद उनको कहा भी आपने कुछ नहीं करना, जब आप वजीर आजम बनेंगे फिर देखेंगे आपने क्या करना है। और वजीर आजम किस तरह बनते हैं ये मेरे से बेहतर आप जानते हैं, चाहे आपके पास कम वोट है या ज्यादा वोट है, बना दिया जाता है। शाहीन साहब, ये मरीम नवाज और एहसन इकबाल ने ट्रंप के खिलाफ जो माजी करीब में ट्वीट्स थी और बड़ी मस्का खेज और इंसल्टिंग ट्वीट्स थी, वो आज डिलीट कर दी हैं। और इसके अलावा ख्वाजा आसिफ साहब ने जो रिएक्शन दिया है उनके इलेक्ट होने पर, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? और ये भी बता दीजिए कि क्या मौजूदा हुकूमत में ऐसा कौन सा इनका फेस है या रहनुमा है जो डोनाल्ड ट्रंप जैसे इंटेलिजेंट और आउटस्टैंडिंग जो पॉलिटिशियन है उससे बातचीत कर सकेगा? खान साहब, गुजारिश ये है, जहाँ तक पाकिस्तान के मुस्लिम लीग नून के अरस्तु एहसन इकबाल साहब और मोहतरमा मरीम नवाज साहबा के ट्वीट्स डिलीट करने की बात है, तो जो लोग या जो पार्टी या जो लीडरशिप एलानिया कहे कि हम बकारी हैं, हम वेंटिलेटर पर हैं, हम अमेरिका के आगे कोई बात नहीं कर सकते, उनकी अखलाकियात की क्या सोच और क्या समझ होगी और उनसे आप क्या तवक्को रखेंगे? आज से एक दिन पहले तक उनके बयानात, उनकी सारी उम्मीदों का मरकज़ो माहवर डेमोक्रेट्स थे। आज जब देख लिया कि वहां तब्दीली आ गई है, डोनाल्ड ट्रंप साहब जीत गए हैं, अब इन्होंने जी हजूरी और टीसी उनकी करके ही अपनी बका की लड़ाई लड़नी है, तो उन्होंने अपने ट्वीट्स जो हैं वो डिलीट कर दिए। लेकिन ये ट्वीट्स डिलीट करके ये अपने आप को तो धोखा दे सकते हैं, दुनिया को धोखा नहीं दे सकते। दुनिया वाले हमें खिलाते हैं और ये कठपुतली खेलते हैं। यहां तक ख्वाजा आसिफ साहब की बात है। ख्वाजा आसिफ साहब जब रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और खान साहब ने अपने एक जलसे में कहा कि मुझे सजा दी गई है कि मैंने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा, जिसके नतीजे में ख्वाजा साहब ने फ्लोर पर, असेंबली फ्लोर पर कहा कि भाई हम तो वेंटिलेटर पर हैं, अगर अमेरिका हमें आसरा न करे तो हमारी सांसें खत्म हो जाएं। आज वही ख्वाजा आसिफ साहब अपने उस बयान के अगेंस्ट बात करने जा रहे हैं। शाहीन साहब, अगर ये बात करें हम, तो जब रेजिम चेंज आप जिसको कहते हैं, डोनाल्ड लू की जो ब्लेटेंट इंटरफेरेंस थी वो सबके सामने थी, अमेरिकन एम्बेसडर की भी थी, लेकिन उस वक्त इमरान खान साहब ने भी कहा था कि एब्सोल्यूट नोट की बात आप कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने साइफर भी लहराया था और उसके बाद उन्होंने कहा था कि जी मैं डिक्टेशन जो है वो नहीं मानूंगा। ये भुट्टो साहब ने भी कहा था, सुन लीजिए। लेकिन आज जब उम्मीदें वाबस्ता करते हैं इसके साथ डोनाल्ड ट्रंप से, तो फिर वो निगेशन तो उनके भी वो बयानिए की हो जाती है। मैं अर्ज करता हूँ, देखिए जी, गुजारिश ये है, किसने कहा है कि हमें उनसे उम्मीदें हैं? नहीं, पीटीआई के लीडरान कहते हैं जी। नहीं, मैं अर्ज करता हूँ, खोसा साहब ने परसों भी कहा। मैं उसकी वजह सुन लेना। उसकी वजह ये है, उसकी वजह सिर्फ ये है, जो भी खोसा साहब हैं या मेरे समेत अगर कोई भी समझ बोझ रखने वाला बंदा है, तो आज जो ट्वीट्स डिलीट किए गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये जो मौजूदा जाली फार्म 47 की हुकूमत है, वो जिनसे खौफजदा थी और है, अब वो बयान ग्रुप की सूरत में वो जीत कर आ चुके हैं। तो इस बुनियाद पर कहा जा सकता है कि शायद वो उस पॉलिसी को कंटिन्यू ना करें। बाकी मैं इस बात पे तो क्लियर हूं कि उन्होंने अपने मफाद को देखना है, उन्होंने अमेरिका के मफाद को देखना है, उन्होंने उसकी मजबूती को देखना है। वो हमारी तरह नहीं है कि हम अपने मफादात को पसे पुशे डाल के अवाम अमेरिकन तो कुछ लोग कुछ दो की बात करते हैं ना जी। अच्छा ना सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं आपसे इख्तिलाफ करूंगा। कुछ लोग कुछ दो नहीं, सिर्फ लोग देते कुछ नहीं है। रिकॉर्ड उठा लें, वो सिर्फ अपने मफाद को देखते भी हैं, प्रोटेक्ट भी करते हैं और उस पर तहफ़्फ़ुज़ भी करते हैं और उसकी हिफाजत भी करते हैं। खैर वो तो आप देखें वो तो हमारी लीडरशिप पे है ना कि अगर वो कुछ नहीं ले पाते तो ऑल ओवर द वर्ल्ड तो वो जाहिर है कि कुछ लोग कुछ दो के ऊपर बात करते हैं ना जी। अब अगली बात है, आपने एक बड़ी अहम बात की थी, मौजूदा रजीम में कौन बंदा है जो उनके साथ
डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ बात कर सकता है तो कोई बंदा नहीं है भाई। वो बंदा बात कर सकता है जिसके पास अवाम का एतमाद हो, जिसके पास अंदर कोई प्लानिंग हो। वो बंदा कभी भी बात नहीं कर सकता जो अपने अदालती निजाम को, अपने सियासी निजाम को, अपने जमहूरी निजाम को सत्यानाश करके रख दे या तय करके रख दे, जो इन्होंने हशर नशर कर दिया है। वो कभी भी किसी भी सूरत में लेजिटिमेसी की बात कर रहे हैं, सामने भी बात नहीं कर सकते। जी डॉक्टर साहब कैसे देखते हैं आज जो ट्वीट्स डिलीट की हैं, मेरे ख्याल में ट्वीट्स डिलीट करके ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं हो गए जी ख्वाजा मरियम नवाज साहबा और एहसन इकबाल साहब? इसमें ना दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि दुनिया भर में हुकूमतें लाने और गिराने में बुनियादी किरदार एस्टेब्लिशमेंट का होता है। जी हाँ, ये चाहे पाकिस्तान है चाहे अमेरिका में भी जी डीप स्टेट का काम तो वहाँ भी यही है, इसमें किसी को शक नहीं है। पाकिस्तान में 2024 के इलेक्शन हुए, तो अगर 2024 के इलेक्शन का रिजल्ट अगर मशकूक है तो 18 का भी ऐसे ही हुआ था। ठीक, एग्रीड, इसमें भी कोई शक वाली बात नहीं। हमारे असल में हमारे ही होता है कि जो गवर्नमेंट में है तो हर चीज वेल एंड गुड है, वो कोई अपना बना देता है, और जैसे ही अपोजिशन में आया तो उसको हर तरफ अंधेरा नजर आता है। ये पाकिस्तान का कल्चर है। और जो ट्वीट्स डिलीट हुए हैं तो अगर आप वो देखें तो बेसिकली वो अपनी अपोनेंट पार्टी को इससे मिसाल दी गई थी। आप देखें एहसन इकबाल साहब के जो ट्वीट है तो उन्होंने वो खान साहब को जो है ना वो ये कहा था, तो ये तो फिर चलता ही है। यानी आपने आज एक बात करनी है तो हो सकता है कि थोड़ी देर बाद या जब आज जो दो आपस में मुखालिफ हैं अगले इलेक्शन में पीडीएम के नाम पे वो इकट्ठे भी हो सकते हैं। जी बिल्कुल, नो लीग और पीपल पार्टी पाकिस्तान में ऐसा ही रही है इससे पहले। जी हाँ, तो इनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन चीजों का। हम नहीं समझते कि ये कोई ऐसी चीजें हैं। अच्छा अब सब बात ये है डॉक्टर साहब कि पाकिस्तान में इंटरफेरेंस तो हमेशा रही उनकी, और वो अपने मकासद में पूरे भी होते रहे। भुट्टो साहब की फांसी से लेके आगे भी आप देखें, हुकूमत गिरानी, साबिक हुक्मरानों को बाहर लेके जाना, मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को एंटर करना। तो आप क्या समझते हैं कि जो बाइडन की इंटरफेरेंस थी अभी तक उनकी सपोर्ट इस हुकूमत के साथ थी, आप समझते हैं कि उसमें कुछ कमी आएगी? और ये मुझे ये भी बताइए, आप मौजूदा हुकूमत का कौन सा ऐसा जो फेस है, रहनुमा है देखते हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ किसी भी मौजू के ऊपर, क्योंकि हमने चलना तो है उनके साथ, कि उनके साथ निगोशिएट कर सके, बातचीत कर सके? देखें, अमेरिका और दुनिया की कोई भी हुकूमत वो अपने मफादात देखती है। जी बिल्कुल, और मफादात हमेशा सिटिंग गवर्नमेंट के साथ होते हैं। ये एक बात समझनी चाहिए कि मफादात हमेशा सिटिंग हमारे हुक्मरान अपने जाती मफादात क्यों देखते हैं, हुकूमती मफादात क्यों नहीं देखते, रियासती मफादात क्यों नहीं देखते? ये तो फिर हमारे मुल्क का मसला है, जहनी गुलामी का मसला है हमारे मुल्क का। पाकिस्तान में देखे ना, आज जो लोग वहाँ से उम्मीदें लगाए बैठे हैं, तो इन्होंने ही साल पहले ये बयानिया बनाया था कि जनाब अमेरिका की वजह से हमारी हुकूमत गई है, तो आज वहाँ से उम्मीदें लगाई बैठी हैं। ये बात तो मैंने पहले की ना जी। तो ये जो है ना, ये तो मसला है ज़हनी गुलामी का, और ये तो हम 77 साल से भुगत रहे हैं। 77 साल से हम, जिस दिन हम यानी इंडिया रशियन ब्लॉक में गया था और हम अमेरिकन ब्लॉक में पाकिस्तान गया था, तो ये तो हम उस वक्त से भुगत रहे हैं। तारीख के दौरान अगर हम खोलते हैं इस गुलामी से हमें निजात, तो लियाकत अली खान साहब ने उस वक्त जो है रशियन दौरा मतलब कैंसिल करके अमेरिका को ऑप्ट किया था। खैर वो तारीख की बातें हैं। तो आपको कुछ चेहरा नजर आता है जो उनसे बात कर सके, मैं स्टेट्समैन जो हो? मैं समझता हूँ कि हम जो ये उम्मीदें लगाए बैठे हैं ना कि उन्होंने फौरी सबसे पहले पाकिस्तान से ही राब्ता करना है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, पाकिस्तान के जियो पोलिटिकल जो हालात हैं दुनिया के, और पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, पाकिस्तान को वो इग्नोर भी नहीं कर सकते ना जी। लेकिन उनका जो पहला जो उनके लिए मसला है वो मिडल ईस्ट है, वो गजा है, वो यूक्रेन है, वो सबसे पहला मसला है। हमारे 77 साल में 6 दफा सदर आया, अमेरिकी सदर आया। यानी हम ये देख लें कि इतना नहीं है कि जनाब कल ही कुछ हो जाएगा और पाकिस्तान के अंदर तब्दीली, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए जो उम्मीदें लगाए बैठे हैं उनकी उम्मीदें पूरी होती नजर नहीं आ रही। राइट शेख साहब, ये जो अभी करारदाद आई थी कांग्रेस में, अमेरिकन कांग्रेस में, उसमें जो करारदाद में उस वक़्त जो अक्सरियत थी अरकान की, रिपब्लिकन अरकान की थी, और अभी जो लेटेस्ट अपडेट्स है वो ये है कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की पामाली, और ज़ाहिर है कि इमरान खान की गिरफ्तारी के ऊपर भी उन्होंने ये की थी। तो उतने ही कुछ 70 से 80 लोगों की जो एक करारदाद है वो डेमोक्रेट्स की भी तैयार है आने के लिए।
तो इस तनाज़र में आप क्या समझते हैं कि ये जो मौजूदा हुकूमत है इसकी कोई मुश्किलात बढ़ सकती हैं, और पाकिस्तान की सियासत बिलखसूस इमरान खान की कैद, जिस तरह PTI के जो स्टॉलवर्ड्स हैं वो कह रहे हैं, जैसे कह रहे थे कि ट्रंप के आते ही जो है वो चेंज आ जाएगी, ऐसे तो खैर नहीं होता। मियाँ साहब को जो 2000 में लेके गए थे उसके लिए भी काफ़ी टाइम लगा था। बेनज़ीर का जब पेमेंट बनाई थी आने के लिए तो उसमें भी काफ़ी टाइम लगा था। ये खोसा साहब उस वक़्त भी मैसेंजर का जो है रोल प्ले कर रहे थे अमेरिका, मुशर्रफ और बीबी के दरमियान में, आई नो दैट। तो ये आप क्या समझते हैं कि ये जो हो रहा है पाकिस्तान में, और ये पाकिस्तान हम जाहिर है कि हुक्मरान तो सब अच्छे की रिपोर्ट देते हैं, लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटीज़ देखते हैं तो आवाम का बहुत बुरा हाल है, आप भी जानते हैं। बल्कि मैं बीबस के साथ IG पंजाब से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि शेख साहब कल डिफेंस में जा रहे थे तो इनको गन पॉइंट पे इनसे कोई 6 लाख रुपया भी ले लिया गया, मोबाइल भी ले लिया गया, और ज़ाहिर है कि वो FIR तो हो गई, तो उसकी रिकवरी को इंश्योर जो है डॉक्टर उस्मान साहब जो है उसको बनाएं। तो आपका टेक जी इसके ऊपर। सर थैंक यू वेरी मच, आपने IG साहब से भी रिक्वेस्ट कर दी है। बल्कि मेरी रिक्वेस्ट तो CM साहब से भी है, अब वो जिनेवा चली गई हैं, जब वापस आए तो शायद सुन क्योंकि पाए। कानून की बालादस्ती बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब मुल्की हालात इस तरह के आ जाएं तो ये हर आम शहरी के लिए बड़ा ख़तरनाक हो जाता है। अब आते हैं जी कि अमेरिका के ऊपर, अमेरिकन सिस्टम वर्क्स ऑन लॉबिंग फर्म्स, ये उनका एक तरीका कार है। उन लॉबिंग फर्म्स को हेड्स ऑफ टू PTI US टीम, उन्होंने उन लॉबिंग फर्म्स को बड़े अच्छे तरीके से यूज़ किया, और फिर उसके बाद उन्होंने पूरे अच्छे तरीके से रेजोल्यूशन भी अप्रूव करवा ली। उसकी अपनी जगह एक इम्पोर्टेंस है, और वो रेजोल्यूशन हमारे यहाँ की रेजोल्यूशंस की तरह नहीं है। दे टेक इट वेरी सीरियसली। कांग्रेस जी, उसके अंदर उनके कांग्रेसमैन भी होते हैं, थिंक टैंक्स भी होते हैं, और जर्नलिस्ट भी होते हैं। और वो जर्नलिस्ट नहीं होते जो पपिट जर्नलिस्ट हैं या जो बिकाऊ माल है, सही जर्नलिस्ट होते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैं पहले कह रहा हूँ कि हेड्स ऑफ टू देयर टीम, कि वाकई उन्होंने बहुत अच्छा काम किया अपने PTI के लिए। अब आगे चल के देखना पड़ेगा कि आगे इसको ऊपर क्या डेवलपमेंट होती है, और वाकई कि जिस तरह अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि PTI को क्या वो रिलैक्सेशंस मिल पाएंगी या नहीं मिल पाएंगी, ये हमें एकदम तो नहीं, मुझे लगता अभी टाइम लगेगा जी। लेकिन ये है कि अगर पाकिस्तान के हालात US से बेहतर हो जाते हैं, और पाकिस्तानी हालात भी वैसे आपको पता है ये रोलर कोस्टर है, यू नेवर नो कि गवर्नमेंट ये भी चेंज हो जाए, nobody knows जी। तो वो मतलब वो आपको पता है अमेरिका कितनी फंडिंग कर देता है और इतनी चीजें कर देता है, तो nobody can guess anything। तो ये चीजें हमें अपने ज़हन में रखनी पड़ेंगी, और हमें थोड़ा सा अपने अल्लाह पे भी तवक्कल कर लेना चाहिए। और अवाम तो बिल्कुल करती है अल्लाह पे तवक्कल। अब मेरा ख्याल है अशराफिया के लिए ये मौका है कि अशराफिया भी अपने पैरों पे खड़ी हो, और वो छोड़ दे कि अब हमने अपने जितने फायदे उठाने थे उनको जरा बस पुश डालें, थोड़ा सा पाकिस्तान के लिए भी काम करें। अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात की कि 2022 में फरवरी में व्हेन इमरान खान वाज गोइंग टू रशिया, आई वाज इन इस्लामाबाद, तो मैं ज़ाहिर है कि मिला भी था, फवाद चौधरी के साथ भी मेरी मीटिंग्स थी 2-3, तो उस वक्त तो वहाँ पे किसी को पता नहीं था कि इनकी वापसी के बाद इमीडिएटली जो है गवर्नमेंट टॉपल हो जाएगी। तो पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। शाहीन साहब मुख्तसर सा जवाब दीजिए, ये जो रिपब्लिकन अरकान की करारदाद थी, और अभी जो है डेमोक्रेट्स की भी करारदाद जो है ऑलमोस्ट तैयार है, तो इसका मतलब है कि वहाँ की कांग्रेस की अक्सरियत जो है, बहरहाल अब तो सेनेट में और कांग्रेस में जो है अक्सरियत भी डोनाल्ड ट्रंप की आज हो गई है। तो ये जो करारदादें हैं, और उस तनाज़र में आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, जिसकी लेजिटिमेसी के ऊपर बड़े क्वेश्चन मार्क हैं, नॉट इन पाकिस्तान, इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो इसकी मुश्किलात में इजाफा होगा, और पाकिस्तान की सियासत बिलखसूस इमरान खान की कैद और रिहाई, इस पे ट्रंप के आने से कोई असरात होंगे? जी देखिए जी खान साहब, गुजारिश ये है, ये तो बड़ी सादा सी बात है कि जो ऑनेस्ट ओपिनियन देनी आप। जी, मैं ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ। करारदाद का जाना ही मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए सोचने की बात है। ये जो मौजूदा रजीम है, चूँकि करारदाद का जाना यकीनन एक PTI या इमरान खान बानी PTI की आज़ाद की हद तक और उनकी पार्टी की हद तक तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान होने की हैसियत में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान। लेकिन आपको ये भी याद दिला दूं कि थोड़े दिन पहले, बल्कि एक वीक पहले, 160 अरकान असम्बली ने, पार्लियामेंट ने
वो जो उसको काउंटर करने के लिए मैं अर्ज करता हूं जी। एक करारदाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को भी भेज दी है। मैं इस पे बड़ा कि ये हमारी सॉवरेनिटी पे ये हमला है, लेकिन टाइम की किल्लत है, मैं एक अर्ज कर देता हूं जी। ज़ात दी बहरहाल मैं अर्ज कर रहा हूं, मैं बात करता हूं वो मुनासिब बात नहीं है। मैं गुजारिश ये खान साहब करने जा रहा हूं, बड़ी सादा सी बात ये है कि इस करारदाद को ये कतई तौर पे इग्नोर नहीं कर सकते। सिर्फ यही नहीं, कनाडा में, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में जो असेंबली फ्लोर्स पर करारदादें पेश की गई, लेटर्स लिखे गए, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। और ये बात क्लियर कट है कि जिस गवर्नमेंट के साथ, जिस नुमाइंदों के साथ अवामी हमायत नहीं होती, कभी दुनिया उनको सपोर्ट नहीं करती। ये बात असल में शम्स है और इनको भी ये पता है। आप क्रेडिबिलिटी की बात कर रहे हैं गवर्नमेंट की जी। मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि जब इनके पास कोई अखलाकी, कोई अवामी किसी भी लेवल पे सपोर्ट नहीं है, तो इस करारदाद की दानिस्त में यकीनन पीटीआई और बानिया पीटीआई को फायदा होगा। और किस हद तक होगा ये कहना भी कर रहा हूं। ये भी बता दीजिए अवाम को भी फायदा होगा कभी जी। मैं अर्ज करता हूं, इस वक्त जो अवाम का नुमाइंदा है उसका फायदा अवाम का फायदा है। चूंकि अवाम के फायदे की तो मौजूदा रजीम देख लें आप, 2.5-3 साल का इनका सेटअप देख लें, पीडीएम 1, पीडीएम 2, पीडीएम 3, क्या कानून साजियां नहीं हुई हैं, क्या क्या कुछ नहीं हुआ है। कोई एक कानून, कोई एक आईनी तरमीम मुझे दिखा दें जिसमें अवाम आप उनको सुकून लेने दें तो वो अवामी वेलफेयर का कोई काम करे ना। मैं वो ये कह रहा हूं, अवामी वेलफेयर तरजीह नहीं है सर। अभी आप इससे बड़ी जुल्म की बात क्या हो, 40 अरब रुपए की फायरवॉल लगा दी गई है मीडिया को, सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए। और पीआईए जो पूरी दुनिया में कभी मिसाल हुआ करती थी, उसको 10 अरब में बेचने जा रहे हैं। वो आपके सीएम ऑफर कर तो रहे हैं उनको ज्यादा पैसों में। हारिस डार साहब, ये जो कांग्रेस की करारदाद थी और इसके अलावा आप समझते हैं कि है तो अफसोस की बात कि जो बाइडन हो या फिर ट्रंप हो, पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में हम ओपनली करते हैं कि जी उनके आने से कोई फ़र्क पड़ेगा, उनके आने से फ़र्क पड़ेगा। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि कौमों की गैरत के जो है ललकारने वाली बात है कि हम ये देखते हैं कि जी सऊदी अरब का इंटरफेरेंस हमारे यहाँ होती है, आपको याद होगा, अभी भी है। और उसके अलावा जो अमेरिकन जो रोल है पाकिस्तान में, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के तमाम सियासतदान ही उनकी तरफ देखते हैं। तो ये असरात कोई आपको नज़र आते हैं जी? पाकिस्तान में ना हमें पाकिस्तान के सियासी सिस्टम को थोड़ा सा समझें। गैर अलानिया तौर पे हमारे मुल्क में एक तो 70 सालों में आज तक किसी वजीर आज़म ने मुद्दत पूरी नहीं। दूसरी बात यह है कि गुज़िश्ता जो 4 टर्न्योर गुजरे हैं इसमें असम्बली ने मुद्दत पूरी की है। जी, हमारी जो करंट इलेक्शन हुआ है ना, अभी 9 महीने इस गवर्नमेंट को नहीं हुए, तो हो सकता है 2.5 साल बाद, 3 साल बाद इन हाउस तब्दीली हो जाए। ये ऐन हमारे सिस्टम के मुताबिक है। लेकिन हम ये समझें कि फौरी पाकिस्तान में कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के स्टेक होल्डर इस वक्त मुल्क में इसकी गुंजाइश नहीं है। और आप नहीं समझते कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम है और उसके बाद जो कानून साजी पर 2-3 दिन पहले की है, उसके बाद ये इनका काम खत्म नहीं हो गया जी? बात यही है, ये जो मुद्दत बढ़ाई गई है, आप इसी से समझ लें कि अगले 3 साल पाकिस्तान के अंदर, बाकी तो हालात अल्लाह ताला को पता होते हैं, हालात का खालिक अल्लाह ताला। तो बहरहाल चाहते वो यही है कि पाकिस्तान में जो इतनी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी थी वो ख़त्म हो और एक टीम है वो मिलके काम करे। बाकी 2-2.5 साल बाद क्या होता है ये फिर वक्त बताएगा। दूसरी जो बात है ना, ये कांग्रेस की करारदाद की, देखें जिस बयानिए पे जो आपने भी शुरू में बात की, साल पहले बात शुरू हुई थी ना, तो आज उसी बयानिए के एंटी ये लोग खुद खड़े हो गए हैं। ये लोग खुद खड़े हो गए हैं कि जनाब हमें वहां से जनाब मदद चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये फौरी तो कुछ होने वाला नहीं है। रियासती जबर भी बहुत ज्यादा हुआ ना जी। आप एक पॉलिटिकल पार्टी पे माजी में आपको भी पता है मिसाल नहीं मिलती इसकी, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और रियासती जबर जो हुआ, ये तो जो पाकिस्तान में जो मैं समझता हूँ जो जिम्मेदार है किसी काम के उनको सजा मिलनी चाहिए, और जो नहीं है ना वो जुल्म हुआ है हमारे मुल्क के अंदर, इस जुल्म का खात्मा होना चाहिए पाकिस्तान में। नेशनल डायलॉग इस वक्त हमारी जरूरत है, ग्रैंड नेशनल डायलॉग। पाकिस्तान में हुकूमत है, अपोजिशन है, जितने स्टेक होल्डर हैं, और उस डायलॉग के जरिए मुल्क की हिम्मत का तयन किया जाए कि मुल्क ने जाना किस तरफ है, और जो फिर तय हो, नेशनल पॉलिसी तय हो, वो नेशनल पॉलिसी कम से कम 10 साल के लिए हो, हुकूमत भी पाबंद हो, अगली हुकूमत भी पाबंद हो,
और पाकिस्तान के बाकी दीगर अदारे भी उस पॉलिसी के पाबंद हों जो मशवरे के साथ तय पाए। शेख साहब, टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया। स्मोक की सूरत हाल कंट्रोल से बाहर है। स्कूल कॉलेज 10 दिन के लिए बंद कर दिए। मैं इसे स्मोक की सूरत हाल को भी छोड़ देता हूँ, लेकिन मैं आपसे एक सवाल रख रहा हूँ कि हमारे जो है फ्यूचर के पिलर्स हैं, बच्चे बच्चियाँ स्कूल और कॉलेज के, उनका क्या कसूर है कि आप उनके स्कूल कॉलेजेस को बंद कर देते हैं और 90% जो बच्चे हैं प्राइवेट स्कूलों कॉलेजों में पढ़ते हैं, ना वो फीसों की तरफ से रिलीफ मिलता है, लेकिन उनका जो नुकसान होता है वो कौन जिम्मेदार है? सर 10 डेज के लिए इन्होंने ऑफ किया है, लेकिन अगर आप इंटरनेट पे जाएं तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है स्मॉग 15 दिसंबर तक चलनी है। बस वो मतलब है अभी इस दोबारा से ये छुट्टियां री अनाउंस होंगी। और जहां तक फ्यूचर का ताल्लुक है बच्चों के, तो वो कौन हु केयर्स। पाकिस्तान के अंदर आपकी मतलब कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जो दुनिया की टॉप 500 यूनिवर्सिटीज में आती हो, कोई आपका ऐसा कॉलेज नहीं है दुनिया के टॉप 500 कॉलेजेस में आता हो, तो वो हमारी प्रायोरिटी नहीं है। हेल्थ हमारी प्रायोरिटी नहीं है, हमारी प्रायोरिटी है 26 आईनी तरमीम। हमारी प्रायोरिटी ये कभी भी नहीं है कि आवाम को सेहत की सहूलियात दी जाए, आवाम को तालीम दी जाए। हम तो दूसरी तरफ है। शहीन साहब, मुख्तसर जवाब। जी मैं अर्ज करता हूँ, जी देखें यही बात है, यही अलमिया है कि जब हुकूमत की तरजीह आवाम नहीं होगी, स्टूडेंट नहीं होंगे, निज़ाम तालीम नहीं होगा, मईशत नहीं होगी, तो फिर इसी तरह की हरकतें होंगी कि डांग टपाओ पॉलिसी और अपने गैर आइनी इकदाम को मजीद तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए मजीद गैर आइनी इकदाम और मजीद गैर आइनी इकदाम को मजीद तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए चादर चार दीवारी के तकद्दुस की पामाली और बोली और लोगों को खरीदो फरोख्त करना और अवामी नुमाइंदों को जबरदस्ती अपने उस आइनी तरमीम के लिए मोल्ड करना, यही होगा। तो फिर आप क्या तवक्को रख सकते हैं ऐसे लोगों से, ऐसे हुक्मरानों से और ऐसे फार्म 47 की गवर्नमेंट से? डॉक्टर साहब, पिछले 5-7 साल से हम ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, देख रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं कि हर साल स्मोक होता है, और इस साल हमने देखा कि सारा इल्ज़ाम इंडिया पे दे दिया। हालांकि एक दिन में वहाँ पे जो इंडेक्स था 200 था हमारे हमसाया मुल्क में, और हमारा 1000 था, जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि एयर में उसके थ्रू आ रहा है। लेकिन ये स्कूल कॉलेज के बच्चों का क्या कसूर है कि उनके माँ बाप फीसें भी भरें और आप उनका जो है स्कूलिंग बंद कर दें और आप कोई चीज़ जो है उसको अपना उसको जिम्मेदारी भी ना लें? तो ये मामला कब तक चलेंगे ऐसे? देखिए मसला क्या है, इंसाफ की बात एक तो ये है, हमारा जो लाहौर है ना, लाहौर में इंडस्ट्री है लेकिन बहुत ज्यादा इंडस्ट्री नहीं लाहौर में, और ना ही बहुत ज्यादा हमारा एग्रीकल्चर लाहौर का इलाका है। और लाहौर वैसे भी पार्कों का शहर है, ठीक है। हम इंडिया का जो एलिमेंट है ना, ज़ाहिर बात आप देखें, कल आपने अगर देखा हो ना तो कल ईस्ट से वेस्ट था सारा हवा का रुख था, आप गुज़श्ता कई दिनों से, और इसकी वजह से मुतासर है, ये बात तो ठीक है। लेकिन दूसरी बात ये है, हमारा जो हेल्थ सिस्टम है, हमारे सिर्फ अस्पताल भरे पड़े हैं। वजह क्या है? हमारे हुक्मरान खानदान पाकिस्तान में ऐसा कोई अस्पताल नहीं बना सके जहां उनका अपना इलाज हो सकता हो। वो करवाना भी नहीं चाहते हैं जी। अब जब अस्पताल भर गए हैं तो इन्होंने क्या किया कि जनाब सनाब स्कूलों कॉलेजों में छुट्टी कर दी है कि जनाब बच्चे घर में रहेंगे, तो हमारा हेल्थ सिस्टम स्टक ना हो जाए जनाब। ऐसा ना हो जाए कि जनाब हमारे इतने एक्सपोज हो जाएंगे, एक्सपोज हो जाए कि हमारे अस्पताल डेंगू है तो वो मार रहा है लोगों को, उसका भी कोई तदारक नहीं किया गया। यानी तख्ते लाहौर जो है वो एक्सपोज ना हो जाए। देखे ना, ये भी ज्यादती है ना कि जो पाकिस्तान में 4 दफा हुकूमत में आए हैं, वो उनका लाहौर में ऐसा कोई अस्पताल नहीं जहाँ अपना इलाज करवा सके। ये कितनी ज्यादती वाली बात है। तो बच्चों के साथ तो ये होना ही है। तो बच्चे अब बेचारे घरों में हैं, 40 लाख लाहौर में स्टूडेंट है, 40 लाख स्टूडेंट है। तो ये मूवमेंट कम होने से स्मोक तो कम होगी, लेकिन ये खास टाइम होता है क्योंकि पाकिस्तान में दिसंबर की आज आपने देखा कि आज तो दोपहर को स्मोक जो है वो नीचे तक आई हुई थी। आप तीनों दोस्तों का बहुत शुक्रिया आखिर कब तक में हमारा टाइम देने के लिए। बस इस नोट के साथ आज के प्रोग्राम को ख़त्म करता हूँ कि पाकिस्तान जो पिलर्स हैं, पाकिस्तान के जो फ्यूचर है, आप उनसे जो है खिलवाड़ बंद कर दीजिए। हमने कोरोना के दिनों में भी देखा। उसके अलावा कोई और मसला होता है तो जिसका दिल करता है, जो भी सूबाई वज़ीर या मरकज़ी वज़ीर होता है या CM होती है या होता है, स्कूल कॉलेजेस को इमीडिएटली बंद कर दिया जाता है। वेयर एज माँ बाप जो है पता नहीं कैसे कैसे फीसें देते हैं। जैसे कि आपको पता है कि 80 से 90% जो बच्चे बच्चियाँ हैं वो प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते हैं, बल्कि अब तो जो सरकारी स्कूल रह गए हैं उसको भी आउटसोर्स करने जा रही है पंजाब गवर्नमेंट। तो इस तनाज़र में रिक्वेस्ट यही है कि खुदारा
हमारे फ्यूचर पिलर्स की जान छोड़ दीजिए, उनको पढ़ने दीजिए। अगर आप उनको मुफ्त तालीम नहीं दे सकते, मुफ्त उनको हेल्थ की फैसिलिटीज़ नहीं दे सकते, तो ये जुल्म मत कीजिए। अपनी कोताहियों को मत छुपाइए, उनके ऊपर ओवरकम कीजिए और उनके ऊपर जो है कोई अच्छे काम कीजिए। व्यूअर्स, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।